ओके सो फ्रेंड्स, ये होगा लाइट का आपका आई थिंक 14th वीडियो, जिसमें कि हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग प्रिज्म के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ चुके थे। इस वीडियो में हम लोग ये सब भी देख चुके थे, कब सेकंड सरफेस पे रिफ्लेक्शन होगा, कब TIR होगा, ये सब बातें हम कर चुके थे। और ये भी बता चुके थे आपको कि अगर A बहुत छोटा होगा तो हमेशा का हमेशा रिफ्रैक्शन होगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, ये हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। ठीक है, सो आवर टॉपिक विल बी रिफ्रैक्शन थ्रू थिन प्रिज्म। थिन प्रिज्म, रिफ्रैक्शन थ्रू थिन प्रिज्म। सो अब हमको थिन प्रिज्म के बारे में पढ़ना है। तो थिन प्रिज्म में सेकेंड सरफेस पे हमेशा हमेशा रिफ्रैक्शन होगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। हम लोग कुछ कुछ चीज़ें पढ़ चुके थे इसमें, जैसे देखिए बताऊं मैं आपको कि इफ इट इज अ थिन प्रिज्म देन दिस A वुड बी स्मॉल और A शुड बी व्हाट, इसमें A जो होता है दैट इज ऑफ द ऑलमोस्ट 5 डिग्री 10 डिग्री इसी के आसपास का ये होता है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में हम लोगों ने एक चीज़ निकाला था डेल्टा, अगर आपको याद हो, दैट इज I + E - A। जनरल प्रिज्म में हम लोग ये निकाल चुके थे, और एक और चीज़ निकाल चुके थे दैट इज म्यू बराबर साइन। अच्छा, ये भी देख चुके थे कि डेल्टा मिनिमम भी हम लोग देख चुके थे। डेल्टा M जिसको बोले थे दैट इज 2I - A। ओके, एंड वी हैड ऑल्सो सीन वन थिंग दैट इज म्यू, ये हम लोग देख चुके थे पहले। म्यू इज इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R, दैट इज 2I साइन डेल्टा M प्लस A बाई 2 अपॉन साइन A बाई 2। ये हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, अच्छा अब इस ये तो लिए थे जनरल प्रिज्म के लिए, ये जनरल प्रिज्म के लिए यूज किया गया था जिसमें A बड़ा था, बड़ा भी हो सकता था, लेकिन अब हमको क्या पढ़ना है, थिन प्रिज्म। थिन प्रिज्म में क्या है, A इज स्मॉल, इफ A इज स्मॉल then its angles may be taken small। ठीक है, और ऐसा समझ लीजिए, मैं ऐसा बताऊं कि if A is small and for small डेल्टा M, अगर स्मॉल डेल्टा M, A छोटा है और डेल्टा M भी छोटा है, तो A अगर छोटा है और डेल्टा M छोटा है तो ये पूरा एंगल छोटा है। और छोटे चीज़ के लिए आपको पता है, मैंने पढ़ाया था, इफ ये तो थीटा बन गया, इफ थीटा इज स्मॉल देन साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, बताया था। तो साइन ये वैल्यू, क्योंकि ये बहुत स्मॉल है, तो इस पूरे को हम इसके टर्म में भी लिख सकते हैं, और उसी तरह इस A/2 को, साइन A/2 को हम A/2 भी लिख सकते हैं। देन राइट इट डाउन, देन म्यू इज इक्वल टू डेल्टा M प्लस A/2 अपॉन A/2, एंड अगेन इट इज म्यू इंटू, ये उधर चला जाएगा, A/2 दैट इज डेल्टा M/2 प्लस A/2। ठीक है, सो आप ऐसा देखिए ना, म्यू है 2 काट दीजिए। ठीक है, इट इज डेल्टा M प्लस A, और यहाँ से अगर आप ध्यान से देखोगे तो डेल्टा M जो आएगा दैट इज A इंटू म्यू -1। दिस इज वेरी फेमस फार्मूला, ये बहुत ही फेमस है फ्रेंड्स, ये बहुत फेमस फार्मूला है ये। और इसको हम लोग जेईई मेन में इस पर कई बार डायरेक्ट सवाल आते हैं, इस पर डायरेक्ट आपको A और म्यू दिया हुआ और डायरेक्ट निकालना है, और कई बार ओलंपियाड में भी आपको मिल जाएगा। डेल्टा इससे कम चांस आने का, बट इससे बहुत चांस आने का, कि अगर आपको म्यू दिया हुआ है, A दिया हुआ है, और उस प्रिज्म से आपको डेल्टा निकालना है, तो यू कैन यूज दिस फार्मूला। दिस फार्मूला इज वेरी सिंपल, A इंटू म्यू -1। इज दिस ओके? तो इसको लिखिए, फिर इसके बारे में चर्चा करेंगे आगे। ओके फ्रेंड्स, नाउ सी, यहाँ पे हम लोगों ने देखा डेल्टा M का जो आया वैल्यू A म्यू -1। हम लोग जो है अब इसी का बात करेंगे। अब जब कभी भी डेल्टा का यूज़ करेंगे, डेल्टा मेरा वही होगा। ठीक है, तो डेल्टा देखते हैं।
अब हम लोगों को जो भी पढ़ना है सब थिन प्रिज्म के लिए पढ़ना है, और थिन प्रिज्म के लिए डेल्टा एम जो है ए इंटू म्यू माइनस 1 से ही निकलता है। ठीक है, देखिए सो अब हमारे पास आ गया डेल्टा एम इज इक्वल टू ए इंटू म्यू माइनस 1। अच्छा, डेल्टा किस पे डिपेंड करता है? डेल्टा एम ए और म्यू पे, आई और आर उसको कोई लेना देना नहीं है, ए और म्यू पे। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर ए और म्यू दिया हुआ है, सपोज आई एम गिविंग यू वन क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल इफ a is equal to 10 degree and mu is equal to 1.5, then find delta m। ठीक है, तो क्या हो जाएगा डेल्टा m? डेल्टा m सीधा सा हो गया आपका a इंटू म्यू माइनस 1, दैट इज 5 डिग्री। ठीक है, और यहां से एक चीज और विजुअलाइज कर सकते हो कि अगर a 0 हो, यानी कि दो सरफेस के बीच में अगर ये ऐसा है तो एंगल 0 है। इफ a is 0 then डेल्टा m would be 0 डिग्री। और ग्लास स्लैब में तो ऐसा होता भी है ना कि डेल्टा जो है वो 0 डिग्री होता है, सिर्फ लैटरल डिस्प्लेसमेंट होता है, मैंने आपको पढ़ाया है। ओके, लिख लीजिए इसको। या फिर क्वेश्चन में ऐसा ही पूछ सकता है कि, हालांकि ऐसे नॉर्मल एग्जाम में आपको पूछेगा नहीं, आपको ओलंपियाड वगैरह कुछ अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो तो उसमें हो सकता है पूछे, डेल्टा m या डेल्टा करके आपको दे दिया और आपको a दे दिया, बोल दिया म्यू फाइंड करिए, या a दे दिया और आपको नहीं, सॉरी a नहीं दिया, म्यू दिया और डेल्टा दिया, तो आप a निकाल लीजिए। इस तरह के सवाल इसे आते हैं, तो फॉर्मूला पता रहेगा, वो बच्चा आराम से बना लेगा। चलिए एक चीज और देखते हैं अब। अब रिफ्रैक्शन थ्रू थिन प्रिज्म और क्या यूज करके? व्हाइट लाइट यूज करके। व्हाइट लाइट, फ्रेंड व्हाइट लाइट क्या होता है? तो व्हाइट लाइट होता है जो 7 कलर को मिला के बनता है, दैट इज विब्योर को मिला के जो रंग बनता है, दैट इज व्हाइट। ठीक है ना, और उसका जो फ्रीक्वेंसी होता है, जैसे व्हाइट लाइट में क्या क्या होता है? विब्योर। ठीक है, तो वायलेट लाइट को कैसे पहचानते हैं? 400 नैनोमीटर और रेड को 700 नैनोमीटर। इज दिस ओके? इसी से इसी के बीच में होता है, और इसके ऊपर होता है आपको अल्ट्रावायलेट, और इसके नीचे होता है इंफ्रारेड, और इसके नीचे फिर और होते हैं दैट इज कॉल्ड माइक्रोवेव, रेडियोवेव, सब इंफ्रारेड रे के नीचे होते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं विजिबल रेंज। यही आप देख सकते हो, विजिबल रेंज। आज के बाद इसको याद रखेंगे, विजिबल रेंज। इज दिस ओके? तो कोई पूछे कि व्हाइट लाइट में क्या क्या होता है, तो व्हाइट लाइट में ये होता है विब्योर। अगर विब्योर को मिला के एक लाइट बनाया जाए, दैट इज व्हाइट लाइट। ठीक है, तो व्हाइट लाइट जब भी कहीं से गुजरता है तो अपने साथ सातों कलर लेके चलता है। ठीक है, ये बात आप हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, ठीक है, लिख लीजिए। ओके, नाउ रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म के लिए, ठीक है ना, एक रिलेशन है। सबसे पहली बात, रिफ्रैक्शन होता क्यों है? इसके पीछे एक वजह है। वजह, पहले तो साइंटिस्ट बहुत परेशान थे कि ऐसा होता क्यों है, बट धीरे धीरे जब साइंस आगे बढ़ा तो इसके बारे में भी आंसर ढूंढ लिया गया। क्या आंसर है उसका? तो अकॉर्डिंग टू कुशी एक साइंटिस्ट थे, कुशी, म्यू जो होता है किसी का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/λ। अपर म्यू, हाँ, 1/λ के। ठीक है, तो लेमडा जिसका छोटा होगा उसका म्यू बड़ा होगा। म्यू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो कुशी के हिसाब से ये उन्होंने कहा था, उन्होंने अपना ऑब्जर्वेशन करा और ऑब्जर्वेशन करके ये उन्होंने लिख दिया। तो अच्छा, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कलर पे भी डिपेंड करता है? आंसर है हाँ,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक कांस्टेंट नहीं होता है दोस्तों। पहले आपको ये पढ़ाया जाता है कि ये कांस्टेंट है, बट आगे जैसे जैसे बढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि वो कांस्टेंट नहीं है, वो चेंज होता है किसके साथ, पर्टिकुलर लेमडा के लाइट के साथ। मतलब रेड के लिए कुछ और होगा, वायलेट के लिए कुछ और होगा, येलो के लिए कुछ और होगा और ग्रीन के लिए कुछ और होगा। ठीक है, तो सभी कलर्स का अपना अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो आप देखिए लेमडा ऑफ वायलेट इज ग्रेटर देन लेमडा ऑफ इंडिगो, इज ग्रेटर देन लेमडा ऑफ blue light, is greater than lambda of green light, is greater than lambda of orange light, yellow light, yellow is greater than lambda of orange, orange is greater than lambda of red। ठीक है ना, तो ये ऐसा होता है। आपने आप ये होता है 700, वो होता है 400। ठीक है, तो इस केस में दोस्तों हम बता सकते हैं कि म्यू रेड जो होगा वो सबसे बड़ा होगा, म्यू आई जो होगा वो सबसे मतलब उससे छोटा होगा, फिर म्यू आई, म्यू बी जो होगा वो उससे बड़ा होगा, म्यू जी जो होगा वो उससे मतलब छोटा होगा, इससे छोटा होगा, और म्यू जी जो है वो म्यू येलो से छोटा होगा। ठीक है, और म्यू येलो जो है वो म्यू ऑरेंज से छोटा होगा, और म्यू ऑरेंज म्यू मैंने कुछ गड़बड़ करा, उल्टा होगा ये, ओ वाई जी जी बी आई एंड वी, ये रिलेशन। ठीक है, तो म्यू आर से लेकर म्यू वायलेट का अलग अलग होगा। म्यू आर सबसे ज़्यादा होगा, उसी के ऑर्डर में डिक्रीजिंग ऑर्डर में वो म्यू आर तक चला जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए, ये आपको ध्यान होना चाहिए। यही प्राइम वजह है जिसके वजह से डिफ्रैक्शन होता है। इज दिस ओके? लिख लीजिए। चलिए, अच्छा सर, अगर म्यू बदलेगा तो डेल्टा भी बदलेगा हर एक लाइट के लिए? आंसर है बिल्कुल। फॉर डिफरेंट लेमडा, म्यू विल बी डिफरेंट। ठीक है, तो डेल्टा वायलेट अब हम ऐसे ही लिखेंगे, A इंटू म्यू V -1 डेल्टा R A इंटू म्यू R -1। इसी तरह सभी लाइट के लिए होगा कुछ ना कुछ डेल्टा, सभी लाइट के लिए। ठीक है, बट मुख्य रूप से हम इसी से काम करेंगे। क्यों? क्योंकि ये किनारा है, अगर किनारा पता है तो बाकी लाइट बीच में ही होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो ये देखिए अलग अलग एंगल ऑफ डेविएशन है, अलग अलग एंगल ऑफ डेविएशन है, अलग अलग एंगल ऑफ डेविएशन है। यही प्राइम वजह है जिसके कारण व्हाइट लाइट जब होता है, जब गुजरता है किसी ऑप्टिकल मीडियम से या प्रिज्म टाइप मटेरियल से, तो वो विब्यूअर में टूट जाता है। ठीक है, देखिए तो ये है, मान लो कि एक प्रिज्म जिसका ये ए है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। ठीक, म्यू कांस्टेंट नहीं है, म्यू कांस्टेंट नहीं है, म्यू क्या है, बदलेगा। तो देखिए यहां पे मान लीजिए कि ये आई हमने दिया, अब ये बटेगा, ये ऐसे बटेगा ये, और उसी के बीच में 7 लाइट होंगे। ये आप अगर यहाँ होते तो मैं अलग अलग कलर लेके बता सकता था। सात, ठीक है, ऐसा 7 कलर। ठीक है दोस्तों, ऐसा, ठीक है। अच्छा, ये लाइट जा रहा था इधर, तो अलग अलग क्यों हुआ? क्योंकि हमने यहां देखा
तो ये बेसिकली डेल्टा, ये कौन सा रे है? अच्छा, सबसे ज़्यादा नीचे कौन जाएगा, बेंड कौन करेगा? देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली जब हम पढ़ रहे थे तो हम लोग पढ़े थे कि म्यू 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू 2 इंटू साइन आर, मीडियम के हिसाब से, और अकॉर्डिंग टू स्नेल्स तो ये भी देखे थे कि साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू। ठीक है, तो कहने का मतलब म्यू ज़्यादा से आप क्या समझते हो, म्यू क्या इंडिकेट करता है? बेसिकली रेशियो है, बट म्यू का डेंसर होना, ज़्यादा कम होना, ज़्यादा होना, इसका फिजिकल मतलब क्या है? तो फिजिकल मतलब ये है कि म्यू जिसका ज़्यादा होगा वो रेस को ज़्यादा मोड़ेगा, म्यू जिसका ज़्यादा होगा वो रेस को ज़्यादा मोड़ेगा, और ये सही बात है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा डेंसर मतलब समझो कि कोई हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मटेरियल है वो मोड़ेगा, उससे भी हाइयर है तो वो उसको और मोड़ेगा। तो बेसिकली म्यू इंडिकेट करता है फिजिकली मोड़ने को, मोड़ने की टेंडेंसी को। ठीक है, तो ये ऐसे हुआ, समझ में आया? तो ये देखिए डिफरेंट म्यूज के लिए अब सबसे ज़्यादा कौन मुड़ा हुआ है, तो ये ऐसे गया, ऐसे मुड़ गया एकदम, सबसे ज़्यादा ये मुड़ा हुआ है, सबसे ज़्यादा ए मुड़ा हुआ है ये वाला, और सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है? म्यू व्हाइट लाइट में, म्यू वायलेट से लेकर रेड तक में सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है? वायलेट का, मैंने आपको बताया। तो वायलेट सबसे ज़्यादा मुड़ा होगा, तो ये है आपका वायलेट, IBGYOR, दैट इज विब्ग्योर। ठीक है, नीचे कौन होगा? तो आप सीधा अपने दिमाग से लॉजिक लगाइए, ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वायलेट का होता है, इसलिए वायलेट को सबसे ज़्यादा मोड़ेगा। ठीक है, और रेड का सबसे कम होता है तो सबसे कम मोड़ेगा। तो सबसे कम मुड़ा हुआ है ये ऊपर वाला, सबसे ज़्यादा ये वाला, बस इससे पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके में वो आ जाता है। तो आप इसको ऐसा लिखेंगे कि बिकॉज फॉर एवरी color its wavelength is because for every color its wavelength is different, so according to Coucy its refractive index differ, according to its refractive index will be different for different color। ओके, होगा ना? उसके फिर लिखेंगे म्यू जो होगा वो अलग होगा सारे वेवलेंथ के लिए, एंड इफ म्यू इज different for different color then delta m will be different for different color। ठीक है, अगर म्यू डिफरेंट होगा सारे कलर के लिए तो उसके हिसाब से डेल्टा भी डिफरेंट होगा हर कलर के लिए। This is a reason when white light travels through prism it splits, यहां लिख देते हैं, it splits into its constituent colors that is विब्ग्योर।
इसमें क्या होता है, वो बढ़ जाता है व्हाइट लाइट। लिख लीजिए। ओके तो आपसे कोई पूछे कि प्रिज्म में व्हाइट लाइट डालने पे कोई क्यों मतलब वो सातों कलर में बढ़ जाता है, तो दिस इज द रीजन यू कैन गिव। ओके चलिए, और भी इसमें टर्म्स है, डिस्पर्सिव पावर, डेविएशन एंगल, ठीक है, ये सब आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, इसलिए हम छोड़ देते हैं यहाँ तक। यहाँ तक बेसिक था, मैंने आपको बता दिया, हालांकि बेसिक से ज़्यादा ही बता दिया आपको। तो व्हाइट लाइट जो है वो 7 कंस्टिट्यूएंट कलर में बढ़ जाता है, ठीक है, और वो मैंने दिखा दिया आपको फिगर में। ओके नाउ डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो इसमें लिखेंगे इट इज द फेनोमेना, it is a phenomena in which white light travels white light splits into its constituent color while passing through prism, लिख लीजिए। इसी फेनोमेना को हम लोग, जो व्हाइट लाइट 7 कलर में बढ़ जाता है, इसी फेनोमेना का नाम हम डिस्पर्जन ऑफ लाइट बोलते हैं, ठीक है। फिर दूसरा स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट ये क्या है? कलर ऑफ व्हाइट लाइट। जो 7 कलर की जो पट्टी बनती है उसी को हम लोग स्पेक्ट्रम बोलते हैं। मेरी बात ध्यान से सुने, ये एक फेनोमेना है, ये एक टर्म है। 7 कलर का जो पट्टी आएगा, जो व्हाइट लाइट के वजह से बनेगा, उसी पट्टी का नाम स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट है, ठीक है। तो ध्यान रखें, कंफ्यूज मत हो। तो वो जो व्यूअर की जो पट्टियां जो आ रही थी, उसी को हम लोग स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट कहते हैं। चलिए लिख लीजिए। एक और टर्म आएगा आपके सामने, कॉम्बिनेशन ऑफ इन्वर्टेड प्रिज्म। कॉम्बिनेशन ऑफ इन्वर्टेड प्रिज्म, 2 प्रिज्म है, 2 इन्वर्टेड लिख लीजिए, 2 इन्वर्टेड प्रिज्म, ठीक है। अगर मान लीजिए ये 2 प्रिज्म है, ऐसा, ये 2 प्रिज्म है, ठीक। तो ये क्या करेगा, अगर एक लाइट यहां से गया तो ये ब्रेक करेगा, और फिर यहां से जब ये आगे बढ़ेगा
ऐसे, तो ये जो है वो रिकम्बाइन होकर फिर निकलेगा ऐसा, और ये बीच के जितने भी रे हैं सब ऐसे ही चलेंगे और यहाँ के फिर मिल जाएंगे, जितने भी रे 7 कलर वैसे जाएगा। ये है रिकॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म, ये है कॉम्बिनेशन ऑफ 2 इन्वर्टेड प्रिज्म। ठीक है, अब देखिए इसमें और इसमें कोई डेविएशन जनरली अभी आपको, जैसे अभी क्या है, अभी आपको बहुत जनरल केस पढ़ाया जाना है आपको, ये है ए डैश और इसका मटेरियल का ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, इसका म्यू डैश। ठीक है, सो in this case I am writing, in this case okay, so in this case a is equal to a dash and mu is equal to mu dash। एक मिनट, ये ज़रूरी नहीं है, मैंने केस लिया है, आपको एक केस ही पढ़ना है इसलिए, ठीक है ना। ऐसा अलग अलग भी हो सकता है, तो अलग अलग केसेस होते हैं। यहाँ पे भी डिस्पर्सन आता है, अगर ये दोनों इक्वल नहीं रहेगा तो इसका डिस्पर्सन आता है, बट कुछ और होता है, वो मैं पढ़ाता बट आपको पढ़ना नहीं है, तो इस बात का ध्यान रखें कि ये केस इन दिस केस डेल्टा नेट डेल्टा, मतलब ये जो है ये लाइन पैरेलल हो गया इससे, मतलब नेट डेविएशन क्या हो जाए 0। क्या है नेट डेविएशन? 0। डेल्टा नेट इज 0। इन दिस केस डेल्टा नेट इज 0 और जो ये है व्हाइट लाइट है फिर से रिकम्बाइन हो गया, तो स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट डिस्पर्सन भी नहीं है, तो डिस्पर्सन भी नहीं है इसमें, ठीक है। और डेल्टा नेट 0 है। इन दोनों केस, ये दोनों केस तभी हो सकता है जब ए बराबर हो ए डैश, मतलब इसका एंगल ऑफ प्रिज्म इसका एंगल ऑफ प्रिज्म बराबर हो और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर हो, तभी ऐसा केस पॉसिबल है टू द कट एंड पेयर। ठीक है, ओके। सो ये है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ 2 इन्वर्टेड प्रिज्म। ये कहानी आपको है। यहाँ पे भी, यहाँ आपने डाला क्या, ये तो ऑब्वियस सी बात है, जानते हो, व्हाइट लाइट। तो इधर भी आपको क्या मिलेगा, व्हाइट लाइट। ठीक है, ये कंडीशन, तो इसको पढ़िए। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।